Okay, here we start the chapter cell structure and organization. Cell structure and organization. So, what is meant by cell? तो देखो, cell is called a structural and functional unit of life of all living organisms capable of independent existence and can perform all functions of life. So, if you ask what is the structural and functional unit of life, so you can say the cell is the structural and functional unit of life. To see cells clearly, we need a microscope. तो सेल्स को क्लियरली देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज करना होता है. Larger cells can be seen through simple microscope, but to see smaller cells, we require compound microscope. अगर लार्जर सेल्स है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं और अगर सेल स्मॉलर है तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करना होगा. तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर दी टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 times but a compound microscope can do so 1000 times or more. तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो 50 to 100 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई करता है. तो इसलिए हम ज्यादा स्मॉलर सेल्स को सिंपल माइक्रोस्कोप के से नहीं देख सकते. इसलिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना है क्योंकि वो 1000 टू मोर इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है. Okay, in the microscope we use in the laboratory, a beam of light is used to make things visible, hence it is light microscope. जो हम लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक मिरर होता है और वो हम सनलाइट के हिसाब से सेट करते हैं जो कि सन की जो लाइट है उस पे पड़े और इमेज विजिबल हो, तो उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं. To see interior of cell, we need electron microscope. अगर हमें सेल का इंटीरियर स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा. It can magnify image 5 lakh times because it can magnify the image 5 lakh times. So if you see here, this is the first microscope developed by Leeuwenhoek in 1600. There is no typical shape of a cell. शेप का कोई टिपिकल सेल नहीं होता कि हम नहीं कह सकते कि सारे सेल्स जो है वो स्पेरिकल है. नहीं, इस सेल्स में भी स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटन, पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल, कॉलमनार, इट्स ऑल टाइप्स के ऑल शेप्स के सेल प्रेजेंट है. सेल साइज वेरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे शेप्स वेरीज है वैसे ही सेल की साइज भी वेरीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में. सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज. कुछ सेल जो होते हैं वो हम
आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। और some are barely visible while some are macroscopic। और कुछ सेल जो होते हैं वो आंखों से देख सकते हैं क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। लार्जर सेल जो है हम बिना माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से भी देख सकते हैं। The smallest cell size can be seen in mycoplasma। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा का सेल है, about 0.3 माइक्रोमीटर in length। बैक्टीरियल सेल साइज इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का जो सेल है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। while the largest size of cell is seen in ostrich egg। जो लार्जेस्ट साइज का सेल है, सबसे बड़ा सेल है, वो ऑस्ट्रिच के एग का सेल है जो कि नियरली 15 सेंटीमीटर्स है। लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स। जो लॉन्गेस्ट सेल्स है, जो लंबी सेल्स है, वो नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स को हम लॉन्गेस्ट सेल्स कहते हैं। You already know that cell theory was proposed by Shawn and Sheldon। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शॉन एंड शिल्डन ने। However, in this theory, there was no explanation about formation of new cells। बट उन्होंने उस थ्योरी में न्यू सेल्स फॉर्म कैसे होती है उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इट वाज रुडोल्फ विर्चॉ who explained for the first time that new cells are formed by cell division from pre-existing cell omnicellula acellula। तो ये जो साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चॉ, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती है। तो उन्होंने बताया इन 1855 कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स है उनका सेल डिवीजन होता है और उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म होती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसको एक टर्म दी गई ओमनी सेलुलाए सेलुलम। तो ये किसने दी? रुडोल्फ विर्चॉ ने इन 1855। ओके। In later years, advanced research in cytology led to modification in cell theory। Cytology is the study of cells। सेल्स के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और इसमें कुछ सेल थियरी में मॉडिफिकेशंस हुए और उसको जो न्यू सेल थियरी फॉर्म हुई उसे मॉडर्न सेल थियरी कहा गया। If you see this chart, here some cells are shown, mm, different cell size and cells are here shown। And then next, totipotency। So what is meant by totipotency? It is the capacity or the potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism। टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी, एक कैपेसिटी है सेल की जो डिफरेंशिएट होती है, डिवाइड होती है और न्यू सेल्स को फॉर्म करती है और देयर बाय अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर सकती है। इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। A cell is totipotent because it has the entire genetic information of the organism in its nucleus। तो सेल को टोटिपोटेंट कब कहा जाएगा और क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो सेल अपने न्यूक्लियस में ऑर्गेनिजम्स के एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेव किए हुए है।
इसलिए हम उसे टोटीपोटेंट कहते हैं, जो कि एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट एंड टर्म एज स्टेम सेल्स। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है एनिमल्स की, वो टोटीपोटेंट होती है और उन्हें ही स्टेम सेल्स कहते हैं। Stem cells have great medical applications including cure for diseases. तो जो ये स्टेम सेल्स है, इन्हें प्रिजर्व किया जाता है और कुछ डिजीजेस को कुछ डिजीज को क्योर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, नो दी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के बारे में यहाँ कुछ दिया है, देखो। अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शिल्डेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट है मैथियस शिल्डेन। Botanist means who study plants. Matthias Schilden in 1838 examined number of plants. उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया एंड एक कंक्लूजन दिया एंड कंक्लूडेड दैट वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स सेल्स। जो प्लांट्स के टिश्यूज है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से कंपोज्ड हुए, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बने हुए हैं। एट दैट टाइम अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उसी वक्त एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो कि थियोडोर शॉन, in 1839 proposed that cells are bound by a thin membrane। तो थियोडोर शॉन ने क्या कहा कि सेल जो है वो एक थीन मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। He also explained about existence of cell as a unique character of plant cell, existence of cell wall as a unique character of plant cell। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट है। On the basis of his observation, he proposed that animals and plants are made up of cells and products of cells। तो उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये प्रपोज किया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी बनी, उसमें ये कुछ पोस्टुलेट्स है। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, फॉर्म होते हैं। जो कि प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट सेल है उनका सेल डिवीजन होता है और न्यू सेल्स अराइज होते हैं। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी के लिए सेल्स की एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल्स शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सेल्स एनर्जी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं। सेल्स टू सेल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल्स के पास एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, देन द न्यू पॉइंट, काइंड्स ऑफ सेल्स। सेल्स के कुछ काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। यहाँ दो टाइप्स के सेल्स दिए गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल।
तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप इनटू टू मेन कैटेगरीज, द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। द प्रोकैरियोट्स हैव सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिंपल है, while यूकैरियोट्स एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स के सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। The cell in prokaryotes show following main features. Okay, it has chemically complex protective cell envelope. Prokaryotic cells के पास एक protective cell envelope होती है, एक cell envelope होती है जो कि cells को protect करती है. However, it does not have well-defined nucleus and other membrane-bound cell organelles. और prokaryotic cells के पास well-defined nucleus नहीं होता. तो क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो, सेल एनवलप इज अ थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। थ्री लेयर से बना होता है सेल एनवलप, विद आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। जो आउटर लेयर है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, मिडल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिडल की जो है उसे सेल वॉल कहते हैं, और जो इनर है, इनर सेल, जो मिडल सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज आइदर स्लाइम लेयर जो कि लूज शीट होती है, और कैप्सूल जो कि टफ शीट होती है। एक तो स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, या तो फिर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, टफ लेयर प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्टेन। तो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए हमें उन्हें स्टेन करना पड़ता है। The most followed staining method is gram staining, developed by Danish bacteriologist Hans Christian Gram. जो ये डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है क्रिस्टियन ग्राम, उन्होंने एक मेथड डेवलप की, ग्राम स्टेनिंग, which is the most used method for observe bacterial cell. The cell wall is made up of peptidoglycan in gram-positive bacteria and murin in gram-negative bacteria. तो देखो, बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल म्यूरिन से बनती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन से बनती है। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो सेल वॉल क्यों होती है? सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो उसके इनसाइड जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं, उनसे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। All these structures give protection to the cell and also helping intercellular transport. जो ये थ्री लेयर्स है सेल एनवलप की, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और साथ ही इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट के भी काम आती है, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। इन मोटाइल बैक्टीरिया आइदर सिलिया और फ्लैजेला आर फाउंड। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। बोथ आर ड्राइवन बाय रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस बाय बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी होती है जो कि
मोटर लाइक वर्क करती है, रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट के लिए। अदर पार्ट्स आर फिलामेंट एंड हुड। सिलिया और फ्लैजिला के साथ ही इनमें फिलामेंट एंड हुड भी प्रेजेंट होते हैं। सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर द ट्यूबुलर पिलाई। कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ट्यूबुलर पिलाए कहा जाता है, विच हेल्प इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, जो सेल टू सेल के कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, एंड फिमरी फॉर क्लाइंबिंग टू सपोर्ट। और जो फिमरी होती है वो क्लाइंबिंग करती है सपोर्ट के लिए। दिस सेल मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मेसोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें मेसोसोम्स कहा जाता है, which help in cell wall formation, cellular respiration and DNA replication। तो ये जो मेसोसोम है, जो इन फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, वो सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। सम बैक्टीरिया, स्पेशली फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, शो मोर लॉन्गर एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अल्गी भी कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनमें लॉन्गर एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में कुछ क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। दी साइटोप्लाज्म कंटेन्स डेंस पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म में कुछ डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट इन स्वेडबर्ग यूनिट्स। बैक्टीरियल राइबोसोम आर 70 years टाइप्स। तो देखो, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम है वो 70 years टाइप के हैं। ये जो यस होता है, 70 यस का यस है, उसे स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, और उसे सेडिमेंटेशन रेट भी कह सकते हैं। तो ये जो 70 यस टाइप होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, जो कि एक लार्जर सब यूनिट से बनता है और एक स्मॉलर सब यूनिट से बनता है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 50 यस है, और जो स्मॉलर है वो 30 यस है। ओके, if you see here, the typical prokaryotic cell is shown. Here, this is the flagella which is helping movement. Uh, some food granules are present. Dense particles such as ribosomes are present here for photosynthesis. Says villi are present. Chromosomes are present, जो कि न्यूक्लिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स है। और हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। कैप्सूल और स्लाइम लेयर। यहाँ पे कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स में प्रेजेंट होती है, जो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स के इनसाइड, अंदर में प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। ओके, so this is the typical structure of prokaryotic cell, and here we study the prokaryotic cell. In the next lecture we will study the eukaryotic cells. So okay, here we stop. If you like this video, please share, subscribe, and click on like icon.